नमस्ते प्यारे बच्चों। एजुटेकन की हमारी इतिहास की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपना चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। अच्छा, एक बात सोचिए, हमने पिछले चैप्टर में कावेरी डेल्टा जैसे कितने बड़े बड़े राज्यों के बारे में पढ़ा था, है ना? पर क्या आपको याद है कि उनमें से किसी भी राज्य की राजधानी दिल्ली थी? नहीं थी। ऐसा इसलिए है बच्चों, क्योंकि दिल्ली एक इंपॉर्टेंट शहर, एक महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में जाकर बना। तो चलिए आज इसी शहर की दिलचस्प कहानी को समझते हैं। सब लोग अपनी किताब में दिए गए मानचित्र एक को जरा ध्यान से देखिए। देखिए, जिस जगह को हम आज दिल्ली कहते हैं ना, वहां उस समय के सुल्तानों ने कोई एक शहर नहीं बल्कि कई अलग अलग नगर बसाए थे। इस मैप में आपको दिख रहा होगा दिल्ली, कोहना, सीरी और जहांपना। ये सब मिलकर ही उस जमाने की दिल्ली कहलाते थे। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि दिल्ली का ये जो सफर है, एक आम से इलाके से एक बड़ी राजधानी बनने तक का, ये कैसे पूरा हुआ। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाया किसने? तो इसका जवाब है तोमर राजपूत। जी हां, सबसे पहले तोमर राजपूतों के समय में ही दिल्ली किसी साम्राज्य की राजधानी बनी। फिर क्या हुआ? 12वीं सदी के बीच में अजमेर के चौहानों ने, जिन्हें हम चाहमान नाम से भी जानते हैं, उन्होंने तोमरों को हरा दिया। और पता है सबसे मजेदार बात क्या थी? कि तोमरों और चौहानों के राज में ना दिल्ली सिर्फ कोई पॉलिटिकल सेंटर नहीं थी, बल्कि ये तो कॉमर्स का यानी व्यापार का एक बहुत बड़ा हब बन गई थी। उस समय शहर में बहुत सारे अमीर जैन व्यापारी रहते थे और उन्होंने कई मंदिर भी बनवाए। इतना ही नहीं, यहां पर दहली वाल नाम के सिक्के भी बनाए जाते थे, जो उस जमाने में खूब चलते थे। फिर आया समय 13वीं सदी की शुरुआत का, और इसी समय दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और बस इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी जबरदस्त राजधानी बन गई जिसका कंट्रोल इस पूरे उपमहाद्वीप के, मतलब हमारे सबकॉन्टिनेंट के एक बहुत बड़े हिस्से पर था। तो चलिए आप देखते हैं कि इस दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश, कौन कौन सी डायनेस्टीज आई। जरा इस टेबल पर नजर डालिए सब। इससे हमें दिल्ली पर राज करने वाले वंशों का पूरा क्रम, पूरा सीक्वेंस समझ आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले राजपूत वंश, जिसमें तोमर और चौहान थे। उनके बाद आए अर्ली टर्किश रूलर्स या प्रारंभिक तुर्की शासक, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आया खलजी वंश। अलाउद्दीन खलजी का नाम तो सबने सुना ही होगा। उनके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और सबसे आखिर में लोधी वंश। तो ये जो 5 वंश थे ना, इन्होंने ही मिलकर दिल्ली सल्तनत को बनाया। तो अब एक सवाल मन में आता है कि भाई हमें इन सुल्तानों के बारे में इतनी सब बातें पता कैसे चलती हैं? तो ये जानकारी हमें मिलती है तवारीख से। तवारीख क्या है? ये फारसी भाषा में लिखे गए इतिहास हैं, यानी हिस्ट्रीज हैं। एक इतिहास को तारीख कहते हैं और बहुत सारे हों तो तवारीख। और इन्हें लिखने वाले लोग भी कोई आम लोग नहीं थे, वो बहुत पढ़े लिखे लोग होते थे, जैसे सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर, कवि और दरबारी। और वो सिर्फ घटनाओं के बारे में लिखते ही नहीं थे, बल्कि राजाओं को राजकाज जलाने के लिए सलाह भी दिया करते थे। उस समय के जो लेखक थे ना, वो न्यायपूर्ण शासन, मतलब एक जस्ट रूल पे बहुत ज्यादा जोर देते थे। 13वीं सदी के एक हिस्टोरियन थे फखरे मुदब्बिर। उन्होंने न्याय चक्र या सर्कल ऑफ जस्टिस की एक बहुत ही अच्छी बात बताई है। उन्होंने लिखा कि देखो, एक राजा सैनिकों के बिना राज नहीं कर सकता, और सैनिक वो सैलरी के बिना नहीं रह सकते। और सैलरी कहाँ से आती है? वो आती है किसानों से मिले टैक्स से। लेकिन किसान टैक्स कब दे पाएंगे? तभी जब वो खुश और अमीर होंगे। और ऐसा कब होगा? ये तभी हो सकता है जब राजा न्याय करे और ईमानदारी से शासन चलाए। तो देखा, ये एक पूरे चक्र की तरह है जिसमें सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये जो तवारीख लिखने वाले लोग थे, ये अक्सर राजाओं को एक खास तरह का सोशल ऑर्डर बनाए रखने की सलाह देते थे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया था जन्मसिद्ध अधिकार का, यानी बर्थ राइट। इसका सीधा सा मतलब है कि जन्म के आधार पर आपको कुछ स्पेशल अधिकार मिल जाएं। जैसे उस समय लोग मानते थे कि जो अच्छी ऊंची फैमिली में पैदा हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को शासन करने का अधिकार है। इसी तरह एक और आइडिया था लिंग भेद का। इसका मतलब है महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक और बायोलॉजिकल अंतर करना। और उस समय आमतौर पर यह तर्क दिया जाता था कि इन्हीं अंतरों की वजह से पुरुष जो हैं वो महिलाओं से बेहतर होते हैं और इसलिए राज करने के लिए भी ज्यादा काबिल हैं। अब देखिए, ऐसे विचारों के बीच में साल 1236 में एक बहुत ही अनोखी, एक असाधारण घटना हुई। सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान बनी। और कमाल की बात यह है कि उस जमाने के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने भी ये बात मानी थी कि रजिया अपने सभी भाइयों से कहीं ज्यादा काबिल और सक्षम थी। लेकिन यहीं पर मिन्हाज सिराज की दुविधा देखिए। मतलब वो कंफ्यूज थे
एक तरफ तो वो रज़िया की काबिलियत को मानते थे, पर दूसरी तरफ एक औरत को रानी के रूप में, एक शासक के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने लिखा, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा क्योंकि मर्दों की लिस्ट में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? मतलब कि वो मर्द नहीं थी तो उसकी सारी काबिलियत बेकार थी। दरबारी भी उससे खुश नहीं थे और आखिर में 1240 में रज़िया को सिंहासन से हटा दिया गया। रज़िया ने भी अपने शासन को जताने के लिए अपने सिक्कों पर और अपने अभिलेखों पर यह लिखवाया कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी हैं। सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा कदम रहा होगा। और देखिए, इतिहास की जानकारी हमें सिर्फ किताबों से नहीं मिलती। उस दौर की इमारतों पर बनी ये जो खूबसूरत नक्काशियां हैं ना, ये भी हमें उस समय की कला और कहानियों के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन यानी उनके राजकाज के बारे में जानते हैं। हम खास तौर पे खलजी और तुगलक वंश के समय की बात करेंगे। देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य था तो उसे संभालने के लिए भरोसेमंद गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत तो पड़नी ही थी। जो शुरुआती सुल्तान थे जैसे कि इल्तुतमिश, वो बड़े बड़े जमींदारों की जगह अपने खास गुलामों को गवर्नर बनाना ज्यादा पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। इन्हें खास तौर पर मिलिट्री सर्विस के लिए खरीदा जाता था और फिर उन्हें राज्य के बड़े बड़े पॉलिटिकल पदों के लिए बहुत ध्यान से ट्रेन किया जाता था। उस समय सुल्तानों को ये सलाह तक दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि एक काबिल और अनुभवी गुलाम तो बेटे से भी बढ़कर होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि गुलाम पूरी तरह से अपने मालिक पर डिपेंडेंट होते थे, इसलिए सुल्तान भी उन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते थे। ये एक बहुत ही जरूरी बात है जो हमें एडुटेकन की इस क्लास में इन सोर्सेस को पढ़कर समझ आती। खिलजी और तुगलक शासकों ने भी ये बंदगांव वाला सिस्टम जारी रखा। और तो और उन्होंने समाज के उन लोगों को भी ऊंचे ऊंचे पॉलिटिकल पदों पर बिठाया जो बहुत साधारण परिवारों से आते थे। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम भी हुई। ये जो गुलाम और आश्रित लोग थे, ये अपने मालिक के प्रति तो बहुत वफादार थे, पर उनके बेटों या उनके बाद आने वाले राजा के प्रति नहीं। तो नतीजा ये होता था कि जब भी कोई नया राजा गद्दी पर बैठता तो नए और पुराने सरदारों के बीच झगड़े शुरू हो जाते थे। अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेशन का एक और सिस्टम समझते हैं। सुल्तान क्या करते थे, अपने मिलिट्री कमांडरों को अलग अलग इलाकों का गवर्नर बना देते थे। इन इलाकों को कहते थे इक्ता और इन्हें संभालने वाले कहलाते थे इक्तादार या मुख्ती। लेकिन इन मुख्ती पर कंट्रोल रखना भी जरूरी था, तो सुल्तान 3 खास काम करते थे। एक तो उनका पद हेरिडिटरी नहीं होता था, मतलब बेटे को नहीं मिलता था। दूसरा, उन्हें कोई भी इक्ता बस थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था, फिर उनका ट्रांसफर हो जाता था। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, ये मुख्ती कितना टैक्स वसूल रहे हैं इसका हिसाब रखने के लिए सरकार की तरफ से अकाउंटेंट रखे जाते थे। जब सुल्तानों का कंट्रोल शहरों से दूर के इलाकों तक फैल गया तो उन्होंने वहां के बड़े बड़े जमींदारों को भी अपनी ताकत मानने पर मजबूर कर दिया। खासतौर पर अलाउद्दीन खिलजी के राज में जमीन से टैक्स वसूलने का काम सीधे सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। उस समय मेनली 3 तरह के टैक्स लगते थे। एक था खेती पर टैक्स, जिसे खराज कहते थे, और यह किसान के पैदावार का लगभग 50% होता था। सोचिए, आधा। दूसरा टैक्स मवेशियों पर यानी जानवरों पर लगता था और तीसरा घरों पर लगता था। हाँ, पर दिल्ली सल्तनत के लिए सब कुछ आसान नहीं था। उन्हें कई तरह की चुनौतियों का, कई चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। एक तो दूर के इलाकों पर कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल था, और दूसरा बाहर से होने वाले हमलों का खतरा भी हमेशा बना रहता था। 14वीं सदी में मोरक्को से एक ट्रैवलर भारत आए थे जिनका नाम था इब्न बतूता। उन्होंने यहाँ के लोकल सरदारों के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई है। उन्होंने लिखा कि ये सरदार कभी कभी पहाड़ी इलाकों में या फिर बांस के घने जंगलों में किले बनाकर रहते थे, और भारत का बांस इतना मजबूत होता था कि ये जंगल ही उनके लिए किले की दीवारों का काम करते थे। इब्न बतूता ने यह भी बताया कि सुल्तान की सेना को इन बांसों को काटने के लिए खास तरह के औजार बनाने पड़ते थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सरदारों को हराना कितना मुश्किल रहा होगा। और एक बहुत बड़ा बाहरी खतरा था मंगोलों के हमले। चंगेज खान के लीडरशिप में मंगोलों ने पहले तो उत्तर पूर्वी ईरान पर हमला किया और बहुत जल्दी दिल्ली सल्तनत को भी उनके हमलों का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में तो दिल्ली पर मंगोलों के हमले और भी बढ़ गए, और इसी वजह से इन दोनों सुल्तानों को एक बहुत बड़ी सेना तैयार करनी पड़ी, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चलिए अब हम सल्तनत के आखिरी दौर की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर किन किन वंशों ने राज किया। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। तुगलक वंश के बाद 1414 से 1526 तक दिल्ली और आगरा पर पहले सैयद वंश का और फिर लोधी वंश का राज रहा,
इसी टाइम में जौनपुर, बंगाल, गुजरात जैसे कई और राज्य भी खुद में बहुत ताकतवर हो गए थे। और इसी दौर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर सामने आए, शेर शाह सूरी। उन्होंने एक छोटे से इलाके के मैनेजर के तौर पे अपना काम शुरू किया था और अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दे दी। उनका राज सिर्फ 15 साल ही चला, 1540 से 1555 तक, लेकिन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया कि बाद में महान सम्राट अकबर ने भी उनके ही सिस्टम को अपने साम्राज्य में अपनाया था। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने दिल्ली के सुल्तानों की पूरी कहानी को समझा, है ना? हमने देखा कि कैसे दिल्ली, जो एक छोटा सा शहर था, वो पहले तोमर और चौहानों के समय में एक इंपॉर्टेंट सेंटर बना, और फिर कैसे 5 अलग अलग डायनेस्टीज ने यहां राज करके दिल्ली सल्तनत को खड़ा किया। हमने उनके एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके जैसे एकता और बंदगा सिस्टम को समझा, और रजिया सुल्तान जैसी एक असाधारण शासक के बारे में भी जाना। अब आप लोग इस चैप्टर को एक बार घर पर फिर से ध्यान से पढ़ना। हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।